लिखा दिए थे, बोलो तो इसमें सिर्फ अंडाशय लिखा है। बोलो अंडाशय में किसका निर्माण होगा? ये करा था सुप्रांत। मादा जनन अंडाशय की कितना? दो। अंडाशय की संख्या एक और, यानी कहा जाता है एक जोड़ी, एक जोड़ा होता है। कितना? एक जोड़ा। नर जनन में विषम की संख्या में कितना होगा? अंडाशय में किसका निर्माण होगा? अंडाणु। इसमें निर्माण होता है किसका? तो अंडाणु। यह अंडाणु निर्माण होकर के कहाँ जाएगा? फैलोपियन नलिका। कहाँ जाएगा? फैलोपियन नलिका में। यही फैलोपियन नलिका आज दिखाना था ना। जी सर। देखिए फैलोपियन नलिका। समझो अभी इधर ध्यान से। फैलोपियन नलिका में अंडाशय में निर्माण किसका होगा? अंडाणु का। अब यह अंडाणु निर्माण होकर के हम जानते हैं कि निर्माण होने में कितना समय लगता है इसका? एक सप्ताह। कितना? एक सप्ताह। निर्माण होने में कितना लगेगा? एक सप्ताह। अब दूसरा एक सप्ताह में निर्माण होकर के कहाँ चला जाएगा? दूसरी सप्ताह में फैलोपियन नलिका में जाएगा। दूसरी सप्ताह में कहाँ जाएगा? दूसरी सप्ताह और तीसरी सप्ताह। दूसरी सप्ताह और तीसरी सप्ताह ये दोनों कहाँ रहेगा? तो फैलोपियन नलिका में ही रहेगी। यानी फर्स्ट सप्ताह में वो निर्माण होगा। फर्स्ट सप्ताह में क्या होगा? निर्माण होगा। सेकेंड और थर्ड में कहाँ रहेगा? फोर्थ में भी फैलोपियन ही मिलाता है। फोर्थ में भी कहाँ रहेगा? फैलोपियन। लेकिन फोर्थ में जो अंडाणु होता है, फोर्थ यानी कि चौथी सप्ताह में, वह निषेचन योग्य नहीं होती। वो निषेचन योग्य नहीं होती। अगर मिस्टेक से उस चौथे सप्ताह में अगर शुक्राणु मिल भी गया तो वह फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, यानी निषेचन की क्रिया नहीं कर पाएगी। मेनली यही दोनों होता है निषेचन की क्रिया योग्य। मेनली यही दोनों होता है। अब यहाँ जैसे निषेचन की क्रिया होगी, कहाँ निषेचन की क्रिया? फैलोपियन नलिका में। पूछा जाता है पहली बार, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कब कहाँ पर होता है? तो फैलोपियन नलिका में। पहली बार कहाँ होगा? फैलोपियन नलिका में। पहली बार अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहाँ होगा? फैलोपियन नलिका। अब फैलोपियन नलिका में जैसे निषेचन की क्रिया होगा, अब निषेचन क्रिया होने के बाद कहाँ आएगा? गर्भाशय। कहाँ आएगा? गर्भाशय। यह निषेचन की क्रिया होती है कहाँ? फैलोपियन नलिका में। अब निषेचन की क्रिया होने के बाद, बैठो ना, बैग नहीं हटा सकता है। किसका बैग है? देखो इसको। अब निषेचन की क्रिया जब होगी, अब इसके शरीर में क्या इफेक्ट होना चाहिए? देखो जैसे निषेचन की क्रिया होगी, जिस भी मादा जनन के अंग में निषेचन की क्रिया होगी, तो निषेचन क्रिया होने के बाद अब वहां से कहाँ चला आएगा? तो गर्भाशय में। गर्भाशय में जैसे आएगा तो उसको उल्टी होना शुरू होगा। क्या होना शुरू होगा? और उसको क्या चीज खाने का मन करेगा? बधाई हो। हाँ, नहीं कहता बधाई हो, माँ बनने वाली हो, यही नहीं कहता है। पहली बार यानी कि निषेचन की क्रिया होगा, तो निषेचन क्रिया होने के बाद जैसे निषेचन की क्रिया हो जाती है तो वह उससे क्या होना? तो उल्टी होने लगता है। अब इन्हें पकड़ के बोकर दिया, वह संकेत है। वह क्या है? संकेत है। अब निषेचन क्रिया होने के बाद कहाँ आएगा? गर्भाशय में। कहाँ आएगा? गर्भाशय। या तो निषेचन की क्रिया होने के बाद दरअसल कहाँ आ जाता है? गर्भाशय में। गर्भाशय इस बार बैठो ना। निषेचन समझो, फैलोपियन नलिका में निषेचन क्रिया होने के बाद गर्भाशय में आएगा। गर्भाशय में आने के बाद अब उस जिस महिला के शरीर में होगा, उस महिला का क्या होना शुरू हो जाएगा? उल्टी होगा। और उल्टी होने के बाद क्या होगा? उसका मन कैसा करेगा? खट्टा खाने का। कैसा खाने का? कितना लोग इसको नहीं समझ पाता है? नहीं समझ पाता तो डॉक्टर के पास लेके चला जाता है। कहाँ लेके चला जाता है? डॉक्टर के पास लेके चला जाएगा। एक आइटम कितना दिन के बाद बेटा का ब्याह किए हैं, पुतोहुआ जो है कितना से जल्दी ये उल्टी पुल्टी कर रहा है, लेकर के कहाँ चला जाएगा? और डॉक्टर भी वही बात कहेगा, बधाई हो, आप दादाजी बनने वाले हैं। यही पता है। अब जैसे गर्भाशय में आएगा तो गर्भाशय में क्या चीज होगा? गर्भाशय में बच्चे का विकास होती है। बच्चे का विकास यानी कि हाथ, पांव, रूप, रंग
सब कुछ कहाँ होगा निर्माण? गर्भाशय में। कहाँ होगा? गर्भाशय। गर्भाशय में जैसे निर्माण हुआ, अब यहाँ तो सारा कुछ निर्भर करता है। गर्भाशय से ही अब कितना महीना के बाद वेट करना होगा? 9 महीना। कितना? 9 महीना। 9 महीना के बाद फिर बधाई हो, आप माँ बन चुकी हैं, अब पिताजी बन चुके हैं। अब जैसे बन जाएगा, मान के चलो डिलीवर हो गया, बच्चे आ जाए, तब उधर से दादा कहेगा बाप पकड़ लिया, उधर से दादी कहेगी नहीं दादा की नाक से, उधर से मम्मी कहेगी नहीं बाप के मुंह जोतना लागे। यही कहता है। तो सारा गुण किस पर निर्माण, विकास, बच्चे का विकास कहाँ होगा? तो फेलोपियन नलिका है क्या? यह सिर्फ क्या है, यहाँ निषेचन की क्रिया होती है कि पहली बार अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है? मिलन होता है। पहली बार क्या होता है? मिलन होता है। यानी कि दो जिस्म एक जान, दो जिस्म एक जान। यानी कि पहली बार अगर बच्चे जैसे होता है, ये बच्चे का निर्माण होने में एक को भाग कौन लेता है? शुक्राणु। एक भाग कौन लेगा? अंडाणु। कौन भाग लेगा? अंडाणु। यही दोनों का मिलन कहाँ होता है? फेलोपियन नलिका में। यही दोनों का निर्माण, पहली बार मिलन कहाँ होगा? तो कहना नहीं होता है। हाँ, दो जिस्म एक जान। तो पहला दूसरा एक, दो जिस्म एक जान। तो पहली बार फेलोपियन नलिका में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अब ये फेलोपियन नलिका कितना है? फेलोपियन नलिका की संख्या कितना? क्योंकि इस साइड भी फेलोपियन नलिका और इस साइड, क्या ये दोनों एक साथ काम करेगा? नहीं। ये मासिक चक्र के आधार पर 28 दिन ये काम करेगा, 28 दिन तक ये बंद रहेगा, फिर 28 दिन तक ये बंद रहेगा, तो ये साइड वाला काम करेगा। यही ना है। फेलोपियन नलिका की संख्या कितना? 2। चलो लिखो। क्या चीज? रूप रंग। रूप रंग किसके द्वारा? शरीर का किस यही अंडाणु और शुक्राणु दोनों का, मान के चलो यही अंडाणु और शुक्राणु में सबसे मानव, सुनो, मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी? मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी? शुक्राणु की। किसकी? और सबसे छोटी कोशिका है। और कोशिका में यहाँ पाया जाता है जीन। क्या चीज पाया जाता है? जीन। जिसको हम लोग जीन को छोड़ दो, उसको कहते हैं डीएनए। डीएनए यही होता है, डीएनए। और डीएनए के ऊपर ही उपस्थित रहता है कौन? जीन। वही जीन निर्भर करता है बच्चे का रूप रंग, यानी कि बच्चे का शकल कैसा हो। डीएनए का, जैसे डीएनए का शायद सभी भूल रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं डीएनए के ऊपर क्या उपस्थित रहता है? जीन। मेन तरह की डीएनए भी मैच नहीं करता है उतना जितना होना चाहिए। इसका बाप बेटे में भी उतना डीएनए कमेंट करता है, मैच नहीं करता। मैच कैसे नहीं करेगा? पूरा मैच नहीं करता, थोड़ा थोड़ा पूरा करेगा मैच। निर्भर तो यही करता है ना जिसका पिता कौन है। निर्भर डीएनए ही करता है कि अगर कोई बच्चे जन्म लिया है, वह किसका संतान है? जिसका डीएनए मैच कर गया उसी का संतान है। इसमें महिला की भूमिका, इसका भूमिका रहेगा सिर्फ नर का। चलो लिखो फेलोपियन नलिका। देखो यह मादा जनन अंग का एक भाग है। यह मादा जनन अंग का एक भाग है जो अंडाशय के ऊपर, जो अंडाशय के ऊपर वाले भाग से, जो अंडाशय के ऊपर वाले भाग से शुरू होकर, जो अंडाशय के ऊपर वाले भाग से शुरू होकर नीचे वाले भाग तक रहता है। नीचे वाले भाग तक यह मादा में दो होती है या दो नलिका होती है। इसकी दीवार
यही परत जो ऊपर वाला नीचे वाला परत होता है, इसी को कहते हैं दीवार। इसकी दीवार मसल्स एवं लचीली होती है, मसल्स एवं लचीली होती है। लचीली होती है। इस भाग का अंतिम सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। इस भाग का अंतिम सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। विद्यार्थी सभी सही रहा है। इस भाग का अंतिम सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। अगला क्या चीज होगा? एक स्थान में पढ़े लिखेंगे। अंडाशय और शुक्राणु का, अंडाशय और शुक्राणु का मिलन कहाँ होगा या संयोग कहाँ होगा? अंडा शुक्राणु और अंडाणु का पहली बार मिलन कहाँ होता है? देखिए स्टार में कि शुक्राणु एवं अंडाणु का नहीं मिलेगा उसमें, लेकिन सब कुछ उसी में मिल गया तो हो गया। तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन पहली बार की अंतिम बार वही होता है, वहाँ इसके अलावा और कहीं होबे नहीं करता। फैलोपियन नलिका में होती है मिलन, फैलोपियन नलिका में ही होती है। फैलोपियन नलिका में ये मिलन शुक्राणु और अंडाणु का पहली बार मिलन या संयोग भी दे सकती है। दिक्कत फैलोपियन नलिका। अगला क्या चीज होगा? गर्भाशय। चलो गर्भाशय देखा कि दो इंग्लिश यूटेरस होता है इसका। किताब रखी है। चलो लिखो। गर्भाशय में बच्चे का तो पूर्ण रूप से क्या होगा? विकास। सबसे प्रमुख अंग किसको माना जाता है? गर्भाशय। मादा जनन अंग का सबसे प्रमुख अंग किसको माना जाएगा? गर्भाशय। क्योंकि गर्भाशय में ही कितने मन तक बच्चे का निर्माण रहेगा? 9 महीना तक। कितने महीना तक? 9 महीना। यानी कि यही पर यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद कहाँ? गर्भाशय में ही आती है। गर्भाशय से ही कंटिन्यू किया जाता है कितना? 9 महीने तक। यानी कि मादा जनन अंग का सबसे प्रमुख भाग जिसको बोला जाता है? गर्भाशय। देखो किसी का 10 होता है 10 होता है, किसी का हो जाता है। बायोलॉजियों को जो है गलत कर देगा। अल्लाह क्या करा तुम लोग? चलो लिखो। यह मादा जनन अंग का सबसे प्रमुख भाग है। यह मादा जनन अंग का सबसे प्रमुख भाग है। प्रमुख भाग है।
मादा जनन का सबसे प्रमुख भाग है। यह इसकी रचना या नहीं, इसकी रचना मसल्स होती है। यह मूत्राशय और मलाशय के बीच स्थित रहता है। सर मलाशय उसके ऊपर, गर्भाशय के ऊपर होगा। स्थित रहता है। अच्छा, इसका आकार कैसा नजर आता है? गोलाकार, क्यों ना कैसा ये बनाए हैं तो थोड़ा गोलाकार के रूप में नजर आ रहा है ना, लेकिन ये गोलाकार नहीं होता है। कैसा रहता है? त्रिकोण। इसकी रचना त्रिकोणी होती है। ठीक नहीं, इसकी रचना त्रिकोणी होती है। इसके ऊपर वाला भाग अधिक चौड़ा, तथा नीचे वाला भाग कम चौड़ा होता है। देख लिया। गर्भाशय किससे जुड़ा रहता है? एक स्टार में लिखो, गर्भाशय फैलोपियन नलिका से जुड़ा रहता है। फैलोपियन नलिका से जुड़ा रहता है। अगला स्टार, गर्भाशय में ही बच्चे का क्या होगा? विकास होगा। देखो अगला स्टार में गर्भाशय में ही बच्चे का विकास होता है। गर्भाशय में ही बच्चे का विकास होता है। अगला स्टार में लिखो, गर्भाशय का नीचे वाला भाग वजाइना योनि में खुलता है। योनि में जाकर खुलता है, यानी वजाइना में खुलता है। क्या लिखे सर? हाइमेन लिखे हैं। क्या है हाइमेन? कौन झिल्ली है? इसको कहते हैं हाइमेन झिल्ली। चित्र बनाना है बाद में, तो इसे समझाने के लिए अभी पहले क्या बताएं? पहले बताया अंडाशय के बाद फैलोपियन नलिका के बाद गर्भाशय। अब गर्भाशय के बाद क्या चीज का निर्माण? योनि का लिखना है। तब उसके बाद हाइमेन झिल्ली का लिखना है। हाँ, तो अब वजाइना देकर के
ज्यादा बोलेगा तो चक्कर छोड़ देंगे। तो कोई बताने के लिए चाहता नहीं है, जब बता ही देते हैं तो पर भी। चलो लिखो। देखो, यह नली के समान एक रचना होती है। यह नली के समान एक रचना होती है। यह नली के समान एक रचना होती है जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। सात से 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी दीवार तंतुमय तथा मसल्स होती है। तंतुमय तथा मसल्स होती है। मसल्स होती है। इसमें फैलने का गुण होता है। इसमें फैलने का, इसके मध्य में एक छिद्र होता है। एक छिद्र होता है जिसके द्वारा यूरिन एवं अंडाणु बाहर निकलते हैं। अब जिन अंडाणु का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मृत्यु हो जाएगी, वह क्या होगा? बाहर निकलेगा ना। तो यही होता है कि यूरिन एवं अंडाणु बाहर निकलते हैं। जिस तरह से पुरुष का मैथुन अंग किसको कहते थे? जिस्म को। उसी तरह से स्त्री का मैथुन अंग किसको बोलेंगे? दस्तार में लिखो। मादा में मैथुन अंग योनि को कहा जाता है। मैथुन वैसे नहीं होता है। वजाइना के ऊपर ही कौन स्थित रहता है? हाइमेन झिल्ली। कौन स्थित रहेगा? अब इसको समझो ध्यान से। वजाइना के ऊपर ही कौन स्थित रहेगा? हाइमेन झिल्ली। यह एक पतली, कागज से भी पतली जैसा एक परत है। कागज से भी पतली जैसा क्या है? परत है। अगर यह झिल्ली पहली बार कोई नर एवं मादा संभोग की क्रिया करता है तो यह झिल्ली क्या हो जाती है? टूट जाती है या फट जाती है। जिससे क्या होता है? इसी फटने के वजह से ब्लड निकलता है। क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। यह कब होता है? जब कोई मादा एवं नर पहली बार संभोग की क्रिया करती है तब वह क्या हो जाता है? तो हाइमेन झिल्ली टूट जाती है, जिसके द्वारा वह फट या टूट जाता है, जिससे वह इसके शरीर से क्या निकलने लगता है? ब्लड निकलने लगता है। तो दरअसल यह हाइमेन झिल्ली एक बार टूटने की वजह से दोबारा निर्माण नहीं होता। एक बार टूटने के बाद क्या होगा? दोबारा निर्माण नहीं होता। चलो इसका कोई कार्य होता है? इसका तो कोई कार्य नहीं। यह स्त्री में यह झिल्ली का निर्माण तो पहले से ही होता है, लेकिन यह ऐसा नहीं है कि पहली बार संभोग की क्रिया की वजह से ही फटे या टूटे। ये कोई
ये कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई लेडीज, अगर कोई मादा बराबर शरीर पर यानी 15 वर्ष की उम्र से ऊपर, जैसे 10 या 12 वर्ष के ऊपर जिस भी मादा का उम्र हो ऊपर होगा, अगर वह बराबर शरीर पर चल रहा है, उतर रहा है, या साइकिल चला रहा है, या दौड़ धूप कर रहा है, तो उस कारण भी क्या होगी, हैमन झिल्ली फट जाएगी। ये कोई लिमिट नहीं है कि वह संभव क्रिया में ही टूटे। या तो वह हो सकता है बिहार पुलिस की तैयारी करने में गोला फेंक, तो ऊपर भी क्या होगा, तेज रफ्तार में दौड़ना होगा ना, इसलिए वो हैमन झिल्ली क्या हो जाती है, फट जाती है, जिसके कारण क्या चीज निकलने लगता है। तो लिखो अगला, स्टार में लिखना है। किसके ऊपर स्थित रहता है हैमन झिल्ली, लिखो योनि की नली के ऊपर, योनि की नली के ऊपर, नली के ऊपर, नली के ऊपर पतली त्वचा जैसी, पतली त्वचा जैसी, पतली त्वचा जैसी रचना होती है, रचना होती है, जिसे जिसे हाइमेन झिल्ली या हाइमेन कहा जाता है, जो लिखना है, या हाइमेन झिल्ली या हाइमेन कहा जाता है, कहा जाता है। जब कोई नर एवं मादा, नर एवं मादा पहली बार जब कोई नर एवं मादा पहली बार संभोग करते हैं, संभोग करते हैं, तो यह झिल्ली, स्पीड से लिखो, यह झिल्ली फट जाती है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण रक्त निकलने लगता है, ब्लीडिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। जी सर। देख लिया, रक्त निकलने लगता है। इस झिल्ली का दोबारा निर्माण नहीं होता है। देख लिया। अब एक बच गया इसमें, कौन, भाग। क्या बच गया, यह भी वेजाइना के ऊपर स्थित रहता है। यह भी कहाँ रहता है, वेजाइना के ऊपर स्थित रहता है, जो वेजाइना को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। एक भाग देकर के देश को, इसमें भी 2 लाइन लिख लिखो। तो यह भी मादा जनन का एक भाग है। यह भी मादा जनन का एक भाग है, मादा जनन का भाग है, जो योनि के ठीक ऊपर रहता है, जो योनि के ठीक ऊपर रहता है, ऊपर रहता है। यह योनि को सुरक्षा प्रदान करता है, यह योनि को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। नर एवं मादा जनन समाप्त। अब इसमें क्या बचा, अब सब कुछ बता ही दिया है। जनन अभी चैप्टर खत्म कहाँ हुआ, अभी तो बताए हैं बच्चे का कैसे बच्चे पैदा होता है। अब इसमें बताएंगे ना, इसका मतलब नियंत्रण भी तो करना है, नियंत्रण करना है ना। जैसे बच्चे का निर्माण करके तो नियंत्रण भी तो होना चाहिए ना। हाँ, नहीं तो हम तो हमारे होने दो।
चलो आगे की क्लास सब ठीक है सर हाँ।